माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क में रिक्वायरमेंट, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट के बारे में, कौन कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क्स में। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इसके लेक्चर फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या आप लोग वहाँ से जाकर लेक्चर फर्स्ट को देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपने इक्विपमेंट्स के बारे में। फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेकर। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं सर्किट ब्रेकर क्या होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप लोगों ने इसके ऊपर साइड में जो भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, जैसे घर क्या होता है, एलसीआर मीटर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था फीटर वाइज इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है, सिंगल इंडेड स्पाइनर क्या होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। सर्किट ब्रेकर हमारा एक परिपथ वियोजक स्वतः चलित विद्युत स्विच होता है जो फाल्ट आदि की दशा में कार्य करता है, जिससे दोषी भाग स्वस्थ भाग से अलग कर दिया जाता है, जिससे परिपथ में लगे दूसरे उपकरण खराब होने से बचते हैं। यह भिन्न भिन्न आकार, क्षमता एवं प्रकार का हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा सा हर एक पार्ट्स के बारे में लिखना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जिसका उपयोग आमतौर पर वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह फैराडे के लॉ मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग इसे पैनल बोर्ड देख लीजिएगा, केबलिंग क्या होता है, स्विचेस क्या होती है, बुक में आपको सब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जनरेटिंग सेट्स है, कॉन्टैक्ट से दिया, मेंटेनेंस एंड रिपेयर टूल्स के बारे में दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिले दिए गया है इसके बारे में आप लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा, एसजीपी में, स्विच गियर प्रोटेक्शन में। रिले क्या होता है हमारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं रिले के बारे में क्या दिया गया है। रिले एक ऐसा प्रोटेक्शन डिवाइस है जो फॉल्ट होने से पहले ही फॉल्ट को सेंस करती है और फॉल्टी एलिमेंट को बाकी सिस्टम से अलग होने के लिए सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने का संकेत करती है। अर्थात वह उपकरण जो फॉल्टी कंडीशन में फॉल्ट को सेंस करे रिले कहलाता है। यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में कौन कौन से टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट्स पड़ती है तो उसके बारे में लिखिए। तो आप लोग यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी अपने ऊपर की वीडियो में बताया था किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालकर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, या अगर आपको सूची बनाने के लिए आएगा तो आप लोग इस तरीके से सूची बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा सूची दिया है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क में जितने भी टूल्स होते हैं यहाँ पर उसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, फिर इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, अगर इसके बारे में और विस्तार से पूछा जाएगा तो आप हेडिंग डालकर उनसे बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, भारतीय वैद्युत नियम की जानकारी। तो इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जो हर फैक्ट्री, कंपनियों या कारखानों का कुछ अलग अलग रूल्स होता है, जिन्हें उन श्रमिकों को उन रूल का पालन करना पड़ता है ताकि वहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इन्हीं सब के बारे में आप पढ़ना है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी रूल्स सबसे पहले भारतीय विद्युत अधिनियम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत शक्तियों के प्रयोग में केंद्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा बनाए गए थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, रिपेयर से संबंधित कार्य को करते समय सुरक्षा सावधानी का पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए कुल 143 नियम बनाए गए हैं। कुछ मुख्य नियम नीचे दिया गया है। तो क्या क्या नियम है चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो रूल नंबर 29 है, यह नियम विद्युत सप्लाई लाइन को बनाना, खड़ा करना, उनकी सुरक्षा और देखभाल से संबंधित है। यहाँ पर रूल नंबर हमारा 30 है, यह नियम उपभोक्ता के भवन, विभागीय लाइन व मशीन से संबंधित है। हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा रूल नंबर 31 है, यह नियम उपभोक्ता के भवन में कटआउट से संबंधित है। यह नियम यह कहता है कि उचित जगह पर कटआउट लगाया जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा रूल नंबर 34 है, इस नियम के अनुसार यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यदि नंगे या खुले चालक को लगाया गया है तो किसी भी व्यक्ति की पहुंच वहां तक न हो। ठीक इसी प्रकार कुल 143 नियम बनाए गए हैं जिसे एक विद्युत अभियंता को पालन करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसके सभी 143 रूल को पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4-5 ही रूल्स के बारे में जाना है। अगर इसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप जाकर बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने 4-5 नियम के बारे में ही बात किया। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा सेफ्टी कोड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि सेफ्टी कोड्स क्या होता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, हर कंपनी कारखानों का कुछ अलग अलग अपना सेफ्टी कोड्स होता है जिन्हें वहाँ के श्रमिकों और इंजीनियर्स को फॉलो करना होता है। जब आप लोग किसी कंपनी में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा, या अगर आप लोगों ने वर्कशॉप में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कुछ सेफ्टी कोड्स के बारे में लिखा होता है। ठीक है, यानी कि किसी मशीन पर कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मशीन को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर जो भी कोड्स दिए रहते हैं इन्हीं के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। चलिए हम देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। सुरक्षा की दृष्टि से सभी उद्योग अथवा कंपनियां सुरक्षा को निर्धारित करते हैं ताकि उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा हो सके, ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस व रिपेयर से संबंधित कार्य करते समय दुर्घटना ना हो, कुछ निर्धारित सुरक्षा कोड दिए गए हैं। जो हमारा फर्स्ट है, वर्किंग अवस्था में सर्किट से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा सेकंड है, रिपेयर करने से पहले सप्लाई को कट कर देना चाहिए। थर्ड है हमारा, कार्य करते समय एक हाथ का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ नंबर है हमारा, विद्युत उपकरण के पास ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, वहाँ पर आग लग सकती है, इसलिए जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। यहाँ पांचवा नंबर है हमारा, कार्य करते समय हाथ में लोहे की घड़ी या वस्तु नहीं पहनना चाहिए, पहने हुए तो उसे नहीं पहनना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कई सेफ्टी कुछ होते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको बुक में यहाँ पर सब मिल जाएंगे, आप लोग जाकर बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन्हीं को कवर किया हुआ है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर से संबंधित कार्य करते समय कौन कौन से कारणों से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर से संबंधित कार्य करते हैं तो कई कारण से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, या एक्सीडेंट श्रमिक की गलती से भी हो सकता है और मशीन की खराबी से भी हो सकता है। यानी कि अगर मशीन में कोई खराबी है या फिर श्रमिक की कोई गलतियां है तो उन दोनों प्रकार की गलतियों से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, चलिए उनके बारे में हम जान लेते हैं। विद्युत दुर्घटना एक अवांछित घटना है जो कि विद्युत प्रवाह के कारण होता है। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। कौन कौन से कारण है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर कारण दिया गया है, यांत्रिक कारण। जब मशीनों की बनावट तथा डिजाइन असुरक्षित होता है तो दुर्घटना हो सकती है। यानी कि अगर मशीन का जो बाहरी पार्ट होता है वो नुकीला होता है, जैसे कहीं मशीन का जो पार्ट होता है कुछ उभरा हुआ टाइप में होता है, तो अगर इस प्रकार का होता है तो वहाँ जो डिजाइन होती है उसके कारण से घटना हो सकती है। यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर है वो है, नो ट्रेनिंग। जब श्रमिक बिना पूर्व जानकारी व ट्रेनिंग के ही कार्य करता है तो दुर्घटना हो सकती है। यानी कि जब कोई श्रमिक बिना प्रशिक्षण के ही किसी मशीन पर कार्य करने लगता है तो उससे उस मशीन के बारे में नहीं पता रहता है सही से कि उसे किस प्रकार से चलाया जाता है, रोका जाता है और कब क्या करना होता है। तो अगर इन सब के बारे में उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो इसके कारण भी दुर्घटना हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, असुरक्षित भौतिक साथ। यहाँ पर वातावरण संबंधित है। वातावरण का ताप अधिक होना जिससे व्यक्ति सिर दर्द का शिकायत करने लगे, इस दशा में भी दुर्घटना हो सकता है। यानी कि जिस कंपनी या फैक्ट्री कारखाने में मजदूर कार्य कर रहा है, वातावरण सही नहीं है, वहाँ का वातावरण ताप अधिक है जिससे व्यक्ति का सिर दर्द करने लगता है, उसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है, असुरक्षित क्रियाएं। ऐसी दुर्घटना जो मशीन परिचालक की स्वयं की असावधानी से होता है, तो इसके बारे में कौन कौन से असावधानियां होती है यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट दिया गया है, मशीन को असुरक्षित गति पर चलाना। यानी कि मशीन को हमें सुरक्षित गति पर चलाना चाहिए। अगर आप उसे सुरक्षित गति से नहीं चलाते हैं, असुरक्षित गति से चलाते हैं तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर सेकंड है हमारा, मशीन की सुरक्षा युक्ति का प्रयोग न करना। यानी कि अगर मशीन की जो सुरक्षा की युक्तियाँ होती हैं उन्हें अगर आप प्रयोग नहीं करते तो ऐसे में भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर थर्ड दिया गया है हमारा, मशीन को ओवरलोड करना। यानी किसी मशीन पर ओवरलोड कर देते हैं तो उससे भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है, व्यक्तिगत कारण से दुर्घटना। किन किन व्यक्तिगत कारणों से दुर्घटना हो सकती है उसके बारे में यहाँ हमें पढ़ना है। जैसे कि इस श्रेणी में व्यक्ति से संबंधित कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण दुर्घटना हो सकता है, जैसे श्रमिक की आयु, श्रमिक की स्वास्थ्य, ज्ञान व कौशल का अभाव, काम में रुचि न होना, मानसिक चिंता आदि। यानी कि अगर कोई श्रमिक है, कम एज का है, जैसे कि नाबालिग है, तो उससे अगर काम लिया जाएगा तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। यहाँ पर हमारा दिया गया है कि विद्युत कारणों से दुर्घटना। यानी कि विद्युत कार्य करते समय टूल्स का प्रयोग न करना, जैसे प्लास, पेचकस, रबर का दस्ताना आदि। जैसे अगर आप विद्युत कार्य कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक टूल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे पेचकस, रबर का दस्ताना हो गया, इन सबको अगर आप लगा नहीं करते हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर ये सब विद्युत कारण दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, विद्युत दुर्घटना को रोकने के तरीके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं विद्युत दुर्घटना को रोकने के कौन कौन से तरीके हैं, उनके प्रिवेंशन के बारे में। यहाँ बताया गया है कि दुर्घटना को रोकने व उनसे बचने के लिए बहुत से सुरक्षा प्रबंध करने चाहिए। फर्स्ट है हमारा, सुरक्षित कार्यस्थल का अभिविन्यास।
कार्यस्थल पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि श्रमिक आराम से बिना बाधित हुए कार्य को कर सके। कार्यस्थल श्रमिक के कार्य करने के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर श्रमिक कार्य कर रहा है वहाँ पर्याप्त जगह होनी चाहिए श्रमिक को आने जाने के लिए, ताकि वह किसी भी प्रकार के कार्य को आसानी से कर सके। यहाँ पर सेकेंड है हमारा उचित कार्यकारी दशा। इसमें बताया गया है कि श्रमिक जिस कार्यस्थल पर कार्य कर रहा है वहाँ का वातावरण कार्य करने के योग्य होना चाहिए, अर्थात कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रकाश, उचित तापमान, धूल रहित वातावरण होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर श्रमिक कार्य कर रहा है वहाँ का जो तापमान होना चाहिए वह न ज़्यादा उच्च होना चाहिए न ज़्यादा निम्न होना चाहिए, सामान्य में रहना चाहिए, और वहाँ पर प्रकाश होना चाहिए, धूल रहित वातावरण होना चाहिए। फिर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थर्ड हेडिंग है उचित टूल्स का प्रयोग। कार्य करते समय मशीन में प्रयुक्त उचित टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। जो हमें मशीन में टूल्स का प्रयोग करना है उचित करना चाहिए। यहाँ पर हमें खराब, टूटे फूटे, डैमेज टूल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा गया गीले हाथों से या पानी में खड़े होने के दौरान कभी भी किसी भी बिजली को न छुएं। गीले क्षेत्र में रबर के जूते पहने। अगर आप किसी गीले स्थान में गए हुए हैं तो वहाँ पर आप किसी भी बिजली को न छुएं और गीले क्षेत्र में रबर के जूते अवश्य पहने। फिर यहाँ पर 5वां नंबर दिया गया है हमारा, किसी भी तरह के टूटे या डैमेज हुए इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं चाहिए। इसके अलावा भी दुर्घटना से बचने के लिए कई प्रकार के सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं, जिस बारे में आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकटेड पर्सन। एक इलेक्ट्रोकटेड पर्सन के लिए कृत्रिम श्वसन। जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसे किस प्रकार से कृत्रिम श्वसन कराना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके लिए उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। कृत्रिम श्वसन तब तक कराया जाता है जब तक उस व्यक्ति की हृदय गति चल रही है, अथवा जब तक वह व्यक्ति प्राकृतिक श्वसन प्रारंभ न कर दे या चिकित्सा न आ जाए। इस कार्य को एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। कृत्रिम श्वसन की कई विधियां हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसे कृत्रिम विधियों से श्वसन कराना चाहिए, और हमें तब तक कराना चाहिए जब तक कि कोई डॉक्टर ना आ जाए या फिर वह अपने आप से स्वयं से सांस लेना स्टार्ट न कर दे। तो यहाँ पर कुछ कृत्रिम विधियाँ बताई गई हैं, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन। इसमें मुंह से दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि जब रोगी की त्वचा जल गई हो तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में मुंह के द्वारा श्वसन कराया जाता है। रोगी को पीठ के बल लिटाकर एक कृत्रिम श्वसन देते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे चित्र के माध्यम समझते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, एक रोगी है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो उसे किस प्रकार से कृत्रिम सांस दिया जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार से रोगी को कृत्रिम सांस दिया जाता है मुंह के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर है हमारा वोल्गर नेल्सन विधि, और थर्ड नंबर है हमारा सिल्वेस्टर विधि, फोर्थ नंबर है हमारा इर्स रॉकिंग विधि, 5वां है शेफर की पेट के बल दबाव विधि। डियर फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं चित्र में, जैसे किसी रोगी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो किस प्रकार से उसे कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। ठीक है, उसे जैसे देखिए पेट के बल लिटाकर पीठ पर यहाँ पर उसे पसलियों को दबाया जाता है। यहाँ पर चलिए हम आपको कुछ और फिगर्स दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सब यहाँ पर जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ ये सब कृत्रिम श्वसन कराने की विधियाँ हैं। ठीक है, उनके चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये शेफर विधि का दिया गया है। ठीक है, शेफर विधि, उल्टा लेटा हुआ रोगी दोनों हाथों से पसलियों को दबाते हुए प्रशिक्षु, यानी जो हमारा कार्य करता है जो दबाता है वो प्रशिक्षु कहलाता है, और ये हमारा रोगी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसके हर एक फिगर के बारे में विस्तार से विधिवत जानना चाहते हैं तो अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो इसके बारे में हम वीडियो अलग से लेकर आएंगे। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 तरीके दिए गए हैं। वोल्गर नेल्सन विधि, जिसे मैंने आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, जो हमारा सेकंड नंबर था। ठीक है, और यहाँ पर कृत्रिम श्वास कराए जाने के ये बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अब नेक्स्ट हेडिंग है वर्कमैन सेफ्टी डिवाइसेस, यानी कार्मिकों के लिए सुरक्षा और उपकरण। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि कार्मिकों की सुरक्षा के लिए निम्न सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी डिवाइस के नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग पाए हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा रबर के दस्ताने। रबर के दस्ताने का उपयोग हाथ में पहनने के लिए किया जाता है। रबर की चटाई, रबर की चटाई का उपयोग फ्रेंड्स, जैसे अगर कहीं पर गीला स्थान है वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल कार्य करना होता है तो वहाँ पर हम रबर की चटाई का उपयोग करते हैं। यहाँ पर नंबर है हमारा रबर के जूते। अगर कहीं गीले स्थान में जैसे पानी वगैरह में हम जाते हैं वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक कार्य करना रहता है तो वहाँ पर आपको रबर के जूते पहनने होते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा लकड़ी का स्टूल। कुछ ऊंचे स्थान पर कार्य करना रहता है तो नीचे कोई नमी ना हो इसके लिए यहाँ पर लकड़ी का स्टूल का प्रयोग करते हैं। 5वां नंबर दिया गया है सुरक्षा बेल्ट, और यहाँ पर हमारा 6वां नंबर दिया गया है हस्तलैम्प, और 7वां नंबर दिया गया है विद्युत प्लेटफॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कार्मिकों की सुरक्षा के लिए युक्तियाँ एवं उपकरण।
तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज टॉपिक का लेक्चर। चलिए फ्रेंड्स एक बार हम अपने सिलेबस को फिर से देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने सिलेबस के सभी टॉपिक के बारे में जान लिया है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट के लेक्चर को नहीं देखा है, उस वीडियो की लिंक आप लोगों को मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारे ये लेक्चर सेकंड की वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।